नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय सिंह आपका अकेडमी के इस मंच पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी। और हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे और जो हमारा अध्ययन का सिलसिला है वो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण चैप्टर 7 तक पहुंच चुका है। और इसका पहले भाग आपने कल देखा था। इसका दूसरे भाग अब आप हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्षेत्रीय संस्कृतियां किस प्रकार उदय होती हैं, है ना। शास्त्रीय संगीत क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। अब हम लोग आज देखेंगे बंगाल वाला पार्ट। हम लोग को स्टार्ट करना था ये बंगाल के नजदीक एक नजर से। हाँ, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे। किंतु यह दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, हाँ, ये आइए समझते हैं। ईसा पूर्व चौथी या तीसरी शताब्दी बंगाल और मगध के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, है ना। जैसे आज भी आप देखेंगे ना, जैसे पंजाबी भाषा है, हर जगह आपको मिल जाएगा आदमी। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। वो प्रांत को सूबा बोलते हैं ना, तभी एक शब्द आप पढ़ते हैं सूबेदार, है ना, सूबेदार। उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाल का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इससे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा समझिए, आज जो आप हिंदी बोलते और समझते हैं ना, उसमें भी आप जाने अनजाने बहुत सारी अन्य भाषाओं के शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखें, बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड आपने हूबहू इस्तेमाल कर लिए हैं। रिक्शा, स्कूल, बस, हाँ। और ऐसे ही आपको बताना चाहूंगा, न सिर्फ इंग्लिश बल्कि आप बहुत सारे पुर्तगाली शब्द देखते हैं, फारसी शब्द देखते हैं। तो ये ऐसे ही जो बंगाली का भी हिस्सा, ये भाषाएं ऐसे बनती चली गई, है ना। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य। तो मंगल काव्य का क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थायी देवी देवताओं से संबंधित है, मंगल काव्य। और भक्ति साहित्य, जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता
श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि सम्मिलित है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनावती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। नहाने होता है गाथा गाना जिसको कहते हैं। मैनावती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के विषय में आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो किताब में दी है। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगी क्रियाएं करते थे, ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। मतलब एक रानी, हाँ समझिए, रानी अपने पुत्र को, मैनावती अपने पुत्र को, एक रानी जो कि माँ है अपने पुत्र को। देखिए रानी को मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं भाई, राजा और रानी कभी नहीं चाहते कि हमारा पुत्र संन्यास ले, जैसा कि हमारे नेता कभी नहीं चाहते कि उनका पुत्र सेना में भर्ती हो, ठीक है भाई। इनका ये राजपाट कौन देखेगा, है ना, ऊपर से एक माँ के लिए स्वीकार करना, ठीक है। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई जाती हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इससे उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहां ब्राह्मणी प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं लिखना चाहिए था, ब्राह्मणी प्रभाव लिखना चाहिए था, ठीक है, अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर, चलिए इसको समझते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगल को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनै शनै मतलब धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरी खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी तथा कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी, ठीक है। प्रशासन में बाहर से आकर यहां बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए आदर से उन्हें पीर कहा करते थे। देखिए बात समझिए, जो नए नए क्षेत्र यहाँ पर मिल रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, इससे भूमि मिल रही है, नए नए कृषक समुदाय मिल रहे हैं। जब मुगलों का मतलब यहाँ पर आना हुआ तो उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए यहाँ के कुछ लोगों को लाना चाहा। और आपको बताएं, बंगाल का मौसम रहने के लिए उचित नहीं है। मतलब एक होता ना समुद्र के किनारे की ह्यूमिडिटी जो है, हाँ। और आपको बताना चाहूंगा, या आप समझ सकते हैं कि बरसात में आपको गर्मी अजीब तरीके से लगती है ना। तो कहने का आशय यही है कि उस समय मच्छरों का प्रकोप तो ठीक ठाक था ही, मच्छरों का प्रकोप बंगाल में थोड़ा सा, पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा सा ज्यादा ही था, हाँ। तो कहने का आशय ये है कि स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है रहने के लिए। लेकिन अब मुगल प्रभाव में चूंकि आ गया है, तो व्यवस्था तो देखनी ही है, यहाँ पर सब कुछ लाना ही है। तो लोगों को भैया आप बताओ, जो दिल्ली में अच्छा खासा शिक्षक होगा या जो अच्छा खासा कमा रहा होगा, वो बंगाल क्यों जाएगा? आप बताओ, अगर आप अच्छे से दिल्ली में सेटल हो, तो आप उड़ीसा के गांव में क्यों जाओगे? जाओगे क्या? नहीं जाओगे।
तो भैया उनको आश्वासन दिया था कि भाई आपको ये सब मिलेगा, है ना, परेशान ना हो, आपको बहुत अच्छा से आप रखेंगे, ये वो जो। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती थी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। ठीक है भाई, मंदिर मस्जिद वही बना पाएगा ना जो पैसे वाला होगा। अब जीववाद का समझिए जरा सा, क्योंकि यहाँ जीवात्मा लिखा है ना। यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। मतलब कई बार आप देखें ना, आप पेड़ पौधे का भी प्रयोग करते हैं पूजा में, पीपल का, केले का, तुलसी का, है ना, बरगद का, ये सब आप वो चीज। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों से, जैसे कालू, कालू मतलब तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियां में पूजे जाते थे, को ब्राह्मण द्वारा माता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब समझिए यहाँ पर देखिए, छप्पर, ये देखिए, ये छप्पर इसको बोलते हैं, ये जो छप्पर ये पड़ा हुआ है इसको छप्पर बोलते हैं, घास फूस से बना हुआ, है ना। ये दो चाला छप्पर झोपड़ी। अब ये बीच में होता है, ये बीच में एक होता है ना, और आधा छप्पर इधर से यहाँ तक चढ़ाया जाता है, और ठीक अपोजिट साइड में भी यहाँ से ऐसे चढ़ाया जाता है। तो पानी वानी होता है तो पानी ऐसे बरस के निकल जाता है। हाँ, और इसमें पुआल होती है, जो कहे कि धान देखते हैं ना, धान के बाद जो बचता है पुआल, वो उसका भी बनता है। हाँ, उसका भी बनता है, मैं ये कह रहा हूँ। गन्ने की जो बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट में आप देखेंगे कि गन्ने का जो ऊपर पत्ती वत्ती होती है उसका भी ये बनाते हैं। तो धान मतलब ज्यादा इजली अवेलेबल है बंगाल में। हाँ, तो धान का ही मान के चलिए पुआल, जिसको आप कहते हैं पैरा, कहीं कहीं पैरा बोलते हैं, कहीं कहीं पुआल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ये मंदिर गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया। हाँ, आप देखेंगे ना, पहले खिड़की जब रोशनदान बनता था ना, तो इस तरीके के आपको बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये कृष्ण जी ये बने हुए हैं, देख पा रहे हैं आप? चाहे बदल देता हूं मैं, एक मिनट। ये आप देखिए, और इनके साथ ये गोपियां, ये देखिए, ये गोपियां यहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं, ये देखिए। ठीक है, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली, चौचला चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिर के स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचों में चार त्रिकोणीय जो त्रिकोणीय छतें दीवारों पर रखी जाती थी। ऐसे समझिए, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, मान लीजिए ऊपर है, हाँ, तो एक यहाँ आएगा इस तरीके से। आप ये मत समझिए कि जो मंदिर बना है उसको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो चौचला का मतलब एक, दो, तीन और चार, और यहाँ से जो ऊपर साइड में झंडा लगा देंगे, पताका लगा देंगे। चौचला आपको मैं एरियल व्यू दिखा रहा हूँ, जैसे कि छत के ऊपर आप जाएंगे, ड्रोन से देखेंगे, तो यहाँ पर जो त्रिकोणी का मतलब, ये एक त्रिकोण हो गया, ये दूसरा त्रिकोण,
ये तीसरा और ये चौथा त्रिकोण हो गया। ठीक है, ठीक। जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, हाँ, जो भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिर में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, बांकुड़ा लिखा है, बांकुड़ा भी बोला जाता है, विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोट तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आते हैं, आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत होती है। मैं अपने आप से पहले भी चर्चा की है, फिर कह देता हूँ कि आदमी का खान पान क्या होगा, हाँ, वो क्या पहनेगा, हाँ, वो क्या किस कैसे घर में रहेगा, किस प्रकार का जो घर होगा, ये भूगोल पर ही निर्भर करता है। तो मछली बहुतायत में प्राप्त है, धानी बहुतायत में, तो मछली भात चलता है। इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों ही वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है। बंगाली साहित्य मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उसे मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। आपको बताऊं, मछली वैसे भी जो नॉन वेजिटेरियन है या जो वेजिटेरियन है वो भी जानते हैं कि मछली को शुभ माना गया, शुभता का प्रतीक माना गया है ना। मतलब नॉनवेज खाने वाले भी जानते हैं कि अगर कोई शुभ काम में अगर नॉनवेज खाना है, हाँ हाँ, शुभ काम में भी नॉनवेज खाया जाता है, तो मछली से ही स्टार्ट करते हैं। कम से कम घर वाले तो मछली ही पहले खाएंगे, फिर बाद में कुछ भी खाते रहे। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, निरामिष खा सकते थे, मतलब मांसाहार नहीं करना था। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए भी इस निषेध में ढील दे दी। बंगाली ब्राह्मण आप देखेंगे, मैथिली ब्राह्मण आप देखेंगे, ये खाते हैं। बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी। अब देखिए, ये महिला देखिए, इसके हाथ में मछली है, ये देखिए, है ना, ये मछली घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग, देखिए मछली की दीवारों पर। तो मांसाहार होगा या शाकाहार कोई होगा। अब आप ऐसा सोचो ना कि हमारा जीवन इस धरती पे तो लाखों साल पुराना है, और जो हमारा जो कृषि का है साक्ष्य, वो 8,000 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो 8,000 साल वो हो गए, 2,500 इसको मान लो, 10,000 साल। तो जबकि हमारा जो आप देखेंगे मानव जीवन तो लाखों साल पुराना है। तो मांसाहार को आप धर्म से जोड़ दो अलग बात है, लेकिन आपको बता दूं, खान पान रहन सहन हमेशा ही भूगोल पर निर्भर करता है। बाकी आप व्यक्तिगत पसंद है नापसंद की मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आदमी की थाली या आदमी का खान पान कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका 7वां चैप्टर है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ये जो 8वां चैप्टर है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इसको देखेंगे। इसमें देखेंगे कि 1700 से लेकर के 1799 के अंतर्गत कौन कौन से नए राज्य गठित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, और औरंगजेब के बाद आप देखेंगे कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला मुगल साम्राज्य को। फिर आप देखेंगे मराठा हैं, सिख हैं, जाट हैं, अंग्रेज हैं, इन्होंने धीरे धीरे अपना पैर पसारे। ठीक है, लेकिन ये अब आज नहीं होगा, ये होगा कल। ठीक है, तो इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अब लेकिन त्योहार जरूर मनाइए, हाँ, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए पढ़ाई का भी। त्योहार मनाइए, ये मत सोचिए कि आप 2 दिन त्योहार नहीं मनाएंगे तो कुछ ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं, त्योहार मनाइए,
क्योंकि त्योहार वो हैं जो आपको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अगले आने वाले कुछ समय के लिए आपको ताजगी से भर देते हैं। हाँ, क्योंकि जरूरी है, ये भी जरूरी है उत्सव, इसीलिए भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है शुरुआत से। ठीक। हाँ, लेकिन आधा एक घंटा समय निकाल सकते हैं, 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा? 2 घंटे का समय निकालने से आपकी निरंतरता बनी रहेगी। वरना कई बार क्या होता है कि पढ़ाई में अगर ज्यादा लंबा गैप हो जाता है तो फिर से सेटल होने में काफी समय लग जाता है। जैसे आप 8-10 घंटे की पढ़ाई करते हो, ठीक है, और 8-10 घंटे की पढ़ाई करने के साथ आप अगर लगातार ये कर रहे हैं 3-4 महीने से, तो लगा रहेगा। लेकिन आपने 4-5 दिन का गैप ले लिया, त्योहार मना लिया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि तबीयत भी खराब हो जाती है, वहां पे फिर आपको फिर से 8 घंटा 10 घंटा पकड़ने में 10-12 दिन लग जाते हैं, कम से कम। अधिक से अधिक और भी लग सकता है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी थोड़ा सा बनाए रखिए। ठीक है, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ बस आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छे से दिवाली मनाइए, खुशियों को न सिर्फ मनाइए बल्कि लोगों से बांटिए। धन्यवाद।